अनचाही शादी मजबूरी या प्यार पाटे कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आई जिन्होंने उसके मन में उठ रहे संदेहों को सच साबित कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद अर्णव भारी कदमों से बाहर निकल गया। सौम्या भी उसके पीछे पीछे आई। उसने देखा कि अर्णव के चेहरे पर बेचैनी, उलझन और दर्द साफ झलक रहा था। वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही अर्णव की नजर सौम्या पर पड़ी, वो अपराध बोध से भरकर बोला, आई एम सॉरी सौम्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, सौम्या ने उसका हाथ थाम लिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर धीमे स्वर में बोली, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? अर्नव ने झिझकते हुए हामी भर दी। दोनों एक तरफ रखी बेंच पर जाकर बैठ गए। सौम्या उसकी टूटती हुई हिम्मत को महसूस कर रही थी और उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब इस उलझन का समाधान ढूंढना ही होगा। वो बोली, मैं देख रही हूँ कि आप हर बात अपने मन में दबा रहे हैं, लेकिन आपको मुझसे कुछ भी कहने में डरने की जरूरत नहीं है। अर्नव सिर्फ झुकाए चुप बैठा रहा। सौम्या ने फिर कहा, हम दोस्त हैं अर्नव, और मैं हर परिस्थिति में आपका साथ देने के लिए यहाँ हूँ। आपकी भावनाएं और आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। फिर भी अर्नव खामोश रहा। सौम्या ने मुस्कुराकर पूछा, आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं ना? अर्नव ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। तब सौम्या बोली, तो फिर हम हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारा आज और हमारा आने वाला कल हमारे हाथों में है। मैं जानती हूँ कि आपके दिल का दर्द बहुत गहरा है, मगर उससे बाहर निकलने की ताकत भी आपके भीतर ही है। आपको खुद को समझना होगा, अपने मन से लड़ना होगा। यकीन मानिए, फिर यही मन आपको परेशान करना छोड़ देगा। उसकी बातें सुनकर अर्नव के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसने कृतज्ञता से कहा, थैंक यू मुझे समझने के लिए। सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। क्या आपने घर पर किसी को कुछ बताया? अर्नव ने जवाब दिया, हाँ, माँ बार बार पूछ रही थी। जब मैंने उन्हें बताया तो पापा ने भी सुन लिया। सौम्या आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर उसकी चाची का नाम चमक रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की और उनसे बात करने लगी। कुछ देर बाद जब उसने फोन रखा तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई थी। अनन्या ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? तब सौम्या ने उसे पूरी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर अर्नव भी गहरी सोच में डूब गया। इसके बाद दोनों मुस्कान के पास गए और उससे बात की। लंबी चर्चा के बाद जो फैसला लिया गया वो अर्नव और सौम्या दोनों के लिए बेहद कठिन था। लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें कोई दूसरा रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात को कपूर मेंजर में सबके बहुत समझाने पर राज और नेहा डिनर के लिए बाहर गए थे, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय अकेले बिता सके। ज्यादातर मेहमान जा चुके थे और अब सभी सीधे शादी में शामिल होने वाले थे। अर्नव पहले ही फोन करके बता चुका था कि उसे आने में देर होगी, इसीलिए सब लोग खाना खाकर हॉल में बैठे आगे की कार्यक्रम की चर्चा कर रहे थे। कुछ देर बाद अर्णव और सौम्या घर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर आए, अविनाश जी ने उन्हें देख के कहा, अरे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? कितनी देर हो गई? कुछ खाया भी है या नहीं? तभी राधा जी चिंता से बोले, मुझे यकीन है कि इन दोनों ने कुछ नहीं खाया होगा। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी अर्णव ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ, दो नहीं तीन प्लेट लगवाइए। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। अर्णव और सौम्या दोनों थोड़ा किनारे हटे और सबकी निगाहें मुख्य दरवाजे की ओर उठ गई, जहां से मुस्कान की एक झलक दिखाई दे रही थी। जैसे ही मुस्कान को सहारा देकर घर के अंदर लाया गया, वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से खड़े हो गए। सबकी निगाहें उसकी घायल पैर पर बंधी पट्टी पर टिक गई थी। मुस्कान अंदर आकर अर्णव और सौम्या के बीच सिर झुकाए खड़ी हो गई। सौम्या ने उसे संभाल रखा था। तभी अर्णव ने सबकी ओर देखते हुए कहा, मुस्कान कुछ दिनों तक हमारे साथ इसी घर में रहेगी। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दादी जी और साक्षी को तो मुस्कान के एक्सीडेंट के बारे में भी कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो बस चुपचाप सब देख रहे थे। लेकिन राधा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने अर्णव और सौम्या की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, हमें तुम दोनों से अभी बात करनी है, हमारे साथ चलो। इतना कहकर वो अविनाश जी के साथ वहां से चली गई। अर्णव और सौम्या मुस्कान को बैठने के लिए कहकर उनके पीछे एक कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचते ही राधा जी दोनों पर बरस पड़ी, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो लड़की हमारे घर में रह सकती है? अविनाश जी ने भी नाराज होकर बोले, गलती से उसका एक्सीडेंट हुआ और तुम दोनों ने उसकी मदद की, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसे उसके घर छोड़ने की बजाय अपने घर क्यों लाए? उन्होंने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, माँ पापा प्लीज पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन राधा जी का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो बोली, क्या सुनूं मैं और क्यों सुनूं? वही लड़की शादी के दिन तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गई थी। हमने अपनी आंखों से तुम्हारा दर्द देखा है और अब तुम चाहते हो कि हम उसे अपने घर में रखें? अनव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, उसकी भी एक मजबूरी थी, शादी से भागना।
उसकी मजबूरी थी। इसके बाद अर्णव ने उन्हें वो सारी बातें बताई जो मुस्कान ने अस्पताल में उन्हें बताई थी। मुस्कान की आंखें भर आई और वो बोली, प्लीज अर्णव, मैं सच में मजबूर थी। सौम्या ने गंभीर स्वर में पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी? मुस्कान ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, शादी से एक दिन पहले मुझे निखिल का मैसेज आया। वो मुझसे मिलना चाहता था। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन वो नहीं माना। फिर उसने मुझे फोन करके धमकाना शुरू कर दिया कि अगर मैंने ये शादी की तो वो मुझे और मेरे परिवार को बदनाम कर देगा। उसने हमारी पुरानी तस्वीरें भेजी और कहा कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो उन्हें मीडिया में वायरल कर देगा। अगर ऐसा हो जाता तो सिर्फ मेरी नहीं, अर्णव के परिवार की भी बदनामी होती। इसीलिए मजबूरी में मुझे उससे मिलने जाना पड़ा। उसने मुझसे कहा कि मैं ये शादी तोड़ दूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और वहां से लौट आई। मैंने उसे कह दिया था कि वो जो चाहे कर ले, लेकिन मैं किसी भी हालत में ये शादी नहीं तोड़ूंगी। मैंने उसे बहुत विनती की थी कि मैं अब सिर्फ अर्णव से प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन वो ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पहले भी एक बिजनेस मीटिंग में उसका अर्णव से झगड़ा हो चुका था। अर्णव ने उसे चेतावनी भी दी थी, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तभी से उसके मन में अर्णव के लिए नफरत भर गई थी। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी शादी अर्णव कपूर से होने वाली है, तब उसने मेरे जरिए अर्णव से बदला लेने की योजना बनाई। शादी से एक दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली जिसमें साफ लिखा था कि अगर मैं शादी छोड़कर उसके पास नहीं आई तो वो मेरे मम्मी-पापा की जान ले लेगा। उसमें ये भी लिखा था कि वो शादी के बीच हमारी तस्वीरें सबके सामने दिखाकर सबको बदनाम कर देगा और अगर मैंने किसी से मदद मांगने या कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं बहुत डर गई थी। उसी वक्त घर से बाहर निकली, जहाँ वो पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे अपनी कार में बैठने के लिए मजबूर किया और फिर मुस्कान ने भारी मन से अपनी बात आगे बढ़ाई। उसके बाद मैंने देखा कि एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार से एक कार का पीछा कर रहा था और वो कार मेरे पापा की थी। वो नज़ारा देखकर मेरी जान सूख गई। मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैंने निखिल के सामने बहुत हाथ जोड़े, उसे समझाने की कोशिश की। उसने रहम की भीख मांगी, लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती मुझसे एक चिट्ठी लिखवाई जिसमें ये लिखा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी छोड़कर भाग रही हूँ। जैसे ही मैंने वो चिट्ठी लिख कर दी, उसने अपने एक आदमी के ज़रिए उसे मेरे कमरे में भिजवा दिया और फिर मुझे ज़बरदस्ती कार में बिठाकर अपने साथ ले गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को निखिल के घर में पाया। वो टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में चारों तरफ टूटी हुई चीजें बिखरी पड़ी थी और वो लगातार एक के बाद एक ड्रिंक पी रहा था। उसने सोचा था कि मेरे शादी से भागने के बाद अर्णव और उसके पूरे परिवार की बदनामी होगी। वो जानता था कि अर्णव मुझसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए उसने जानबूझकर ये पूरा खेल रचा था ताकि मेरे धोखे से अर्णव पूरी तरह टूट जाए और फिर वो उस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे बर्बाद कर सके। लेकिन उसकी योजना वैसी सफल नहीं हुई जैसी उसने सोची थी। वो बेसब्री से इस खबर का इंतजार कर रहा था कि अर्णव कपूर की शादी टूट गई है, लेकिन टीवी पर जो खबर चल रही थी उसे देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि मशहूर बिजनेसमैन अर्णव कपूर की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई है। हालांकि दुल्हन का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये खबर देखकर निखिल आग बबूला हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्णव की शादी किससे हुई है। मैं भी ये खबर देखकर हैरान रह गई थी। उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने फिर उससे विनती की कि अब तो मुझे जाने दे, क्योंकि उसकी योजना पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। लेकिन उसने साफ कह दिया कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो उसका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए अब मुझे उसी के साथ रहना होगा। ये सुनकर मैं और डर गई। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे ऊपर इतनी कड़ी निगरानी लगा रखी थी कि बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। मुस्कान की बात सुनने के बाद अर्णव ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि निखिल ने तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रखा था? लेकिन जो तस्वीरें मुझे मिली थी उनमें तो तुम उसके घर में बिल्कुल सामान्य और बेफिक्र दिखाई दे रही थी। इसीलिए अब ये झूठ बोलना बंद करो। ये सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही अर्णव। मुझे नहीं पता कि तुम किन तस्वीरों की बात कर रहे हो। हाँ, उसने मुझे घर के अंदर घूमने फिरने की आजादी दे रखी थी, लेकिन घर के बाहर एक कदम रखना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं हर हाल में वहां से भागना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसका भरोसा जीतने की कोशिश की ताकि वो अपनी सुरक्षा थोड़ी ढीली कर दे, और आखिरकार मैं इसमें सफल हो गई। तभी तो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। सौम्या ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन तुम वहां से भागी कैसे? मुस्कान ने कांपती आवाज में जवाब दिया, 2 दिन पहले मैं रात के अंधेरे में बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाई थी।
लेकिन उसके लोग अभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे हर जगह ढूँढ रहे हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए पिछले 2 दिनों से लगातार छिपती और भागती फिर रही थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे देख लिया। मैं उनसे बचने के लिए भाग ही रही थी कि उसी दौरान तुम्हारी कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं यहाँ पहुँच गई। इतना कहते-कहते मुस्कान फूट-फूट कर रोने लगी। उसने अर्नव का हाथ थाम लिया और टूटे हुए स्वर में बोली, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी परेशानी और मुश्किलों के बाद आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। इसे इत्तेफ़ाक कहो या मेरी किस्मत, लेकिन आखिरकार किस्मत ने मुझे तुमसे मिला ही दिया। अर्नव, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में मजबूर थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।" मुस्कान की पूरी कहानी सुनने के बाद अर्नव गहरे विचारों में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बातों पर विश्वास करे या नहीं। तभी उसकी निगाहें एक दूसरे की तरफ उठी और कमरे का माहौल पहले से भी ज़्यादा गंभीर हो गया। "अनु, मैं मजबूर थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।" मुस्कान की ये बात सुनकर अनु कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पर क्या प्रतिक्रिया दे। तभी मुस्कान की नज़र सौम्या पर गई। उसने उनकी ओर देखते पूछा, "मैंने तो अपनी पूरी बात बता दी, लेकिन तुम दोनों की शादी कैसे हुई? तुम दोनों तो पहले कभी मिले भी नहीं थे।" उसके सवाल में जिज्ञासा कम और बेचैनी ज़्यादा थी। सौम्या ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, "जब चाचा जी को तुम्हारी चिट्ठी मिली तो वो बहुत परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने अर्णव के माता-पिता से बात की। दोनों परिवारों ने मिलकर फैसला किया कि ये शादी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे दोनों परिवारों की इज़्ज़त पर सवाल खड़े हो जाते। तब चाचा जी ने मुझसे तुम्हारी जगह शादी करने के लिए कहा।" मुस्कान तुरंत बोली, "और तुम मान गई?" उसके स्वर में छिपी नाराज़गी को सौम्या साफ महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सौम्या का अर्णव से शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। हालाँकि उसने खुद को रोक लिया और आगे कुछ नहीं कहा। सौम्या को उसका ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। मुस्कान ने फिर पूछा, "तो इसका मतलब तुम दोनों की शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई?" सौम्या ने शांत स्वर में कहा, "अर्णव को ये भी नहीं पता था कि मंडप में तुम्हारी जगह मैं बैठी हूँ। उन्हें सच्चाई शादी की बात पता चली थी।" ये सुनकर मुस्कान के चेहरे पर एक अजीब-सी चमक आ गई। वो बोली, "तो मतलब तुम दोनों की बीच सिर्फ़ नाम का रिश्ता है, तुम दोनों मजबूरी में एक-दूसरे से बंधे हुए हो।" उसकी ये बात सुनकर सौम्या का दिल जैसे चीर गया था। वो ज़ोर से कहना चाहती थी कि वो अर्णव से सच्चा प्यार करती है, इस रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकार कर चुकी है और अब यही उसका संसार है। लेकिन उसके होंठ खामोश रहे। मुस्कान ने फिर अर्णव की ओर देखते पूछा, "अर्णव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो?" अब कमरे में मौजूद दोनों लड़कियां अर्णव के जवाब का इंतजार कर रही थी। एक तरफ मुस्कान थी जो उम्मीद कर रही थी कि अर्णव उसे वापस अपनी जिंदगी में जगह दे देगा और दूसरी तरफ सौम्या थी जिसके दिल की धड़कनें अर्णव के हर शब्द पर टिकी हुई थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद अर्णव ने बेहद सपाट और भावहीन आवाज में कहा, "नहीं, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। अपना ध्यान रखना।" इतना कहकर वो बाहर जाने के लिए मुड़ गया। उसका ये ठंडा व्यवहार मुस्कान के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि सच्चाई जानने के बाद अर्नव उसे गले लगा लेगा, उसकी मजबूरियों को समझेगा और उसे फिर से अपनी ज़िंदगी में जगह दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सौम्या भी अर्नव के इस व्यवहार से हैरान थी। तभी मुस्कान ने जल्दी से अर्नव को रोक लिया और घबराई हुई आवाज़ में बोली, "मेरे घर पर इस समय कोई नहीं है। अगर तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे, तो निखिल के आदमी मुझे आसानी से ढूँढ लेंगे और मार डालेंगे।" उसकी बात सुनकर सौम्या चौंक गई और अर्नव भी रुक गया। अर्नव ने गंभीर स्वर में कहा, उसकी चिंता मत करो, बहुत जल्द निखिल जेल में होगा और तुम अपने घर में पूरी तरह सुरक्षित रहोगी। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तमाम इंतज़ाम करवा दूँगा। मुस्कान ने तुरंत सवाल किया, "लेकिन तुम उसके खिलाफ कैसे केस करोगे? हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।" कुछ सोचकर सौम्या बोली, "सबूत है, उसके भेजे हुए धमकी भरे मैसेज, वो चिट्ठी और सबसे बड़ी बात तुम खुद। उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण गवाह हो।" सौम्या की बात से अर्णव भी सहमत था, लेकिन मुस्कान ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, "प्लीज, अभी मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहती। मेरी हालत देखो, मैं मुश्किल से वहां से बचकर निकली हूँ।" उसकी ये बात सुनकर सौम्या के मन में एक अजीब सा सवाल उठने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मुस्कान सच कह रही है तो पुलिस के पास जाने से क्यों बच रही है, लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा। अर्णव भी चुपचाप वहां से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब अर्णव और सौम्या बाहर बैठकर बात कर रहे थे, तभी सौम्या का फोन बज उठा। स्क्रीन पर कविता जी का नाम चमक रहा था। सौम्या ने तुरंत कॉल रिसीव की और उन्हें मुस्कान के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनते ही कविता जी बेचैन हो उठी थी। उन्होंने तुरंत पूछा, "मुस्कान कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है।" सौम्या फोन लेकर अंदर गई और मुस्कान को थमा दिया। मुस्कान ने कुछ देर अपनी माँ से बात की। उसकी आवाज़ सुनकर कविता जी की आंखों में राहत के आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद मुस्कान ने फ़ोन अर्नव की ओर बढ़ाते हुए कहा, "मम्मी आपसे बात करना चाहती है।" अर्नव ने फ़ोन लिया। दूसरी तरफ से भावुक स्वर में कविता जी बोली, "थैंक यू बेटा, आज तुमने मेरी बेटी की बहुत बड़ी मदद की है।" उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला है।
फ़ोन स्पीकर पर था, इसीलिए सौम्या आसानी से कविता जी और अर्णव की पूरी बातचीत सुन पा रही थी। लेकिन कविता जी की बातें सुनकर उसके मन में एक अजीब-सी बेचैनी उठने लगी। उसे याद आया कि कुछ ही दिन पहले उसकी मनीष जी से बात हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि मुस्कान की अपनी माँ से बात हुई थी और उसने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, बस अभी किसी वजह से घर नहीं लौट सकती। लेकिन आज कविता जी की बातें कुछ और ही कहानी बयाँ कर रही थी। वो सौम्या को भीतर तक खटक रहा था। अर्णव ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं आंटी, लेकिन अब आपको और अंकल को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाना चाहिए। इस समय मुस्कान को आप दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है। कविता जी भावुक होकर बोली, बेटा मुझसे ज्यादा कोई उससे मिलने के लिए बेताब नहीं है, लेकिन हम अभी वापस नहीं आ सकते। उसके पापा एक बहुत जरूरी काम में फंसे हुए हैं और पूरी तरह उसी में उलझे हुए हैं। मैंने उन्हें अभी तक मुस्कान के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे और उनका काम भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होगा मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी और हम तुरंत वापस आ जाएंगे। कुछ पल रुककर उन्होंने झिझकते हुए कहा, लेकिन तब तक क्या तुम लोग मुस्कान का ध्यान रख सकते हो? प्लीज बेटा, उसे अकेला मत छोड़ना। इस समय तुम लोगों के अलावा उसका कोई नहीं है। अर्नव ने जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं उसके घर पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करवा दूंगा। लेकिन कविता जी तुरंत बोली, सौम्या ने बताया कि डॉक्टर ने मुस्कान को पूरा आराम करने की सलाह दी है। वो ज्यादा चल फिर भी नहीं सकती, ऐसे में वो उस बड़े घर में अकेले कैसे रहेगी? सौम्या ने तुरंत कहा, चाची, वहाँ बहुत सारे नौकर रहेंगे जो उसका पूरा ध्यान रखेंगे, और मैं भी समय समय पर उससे मिलने जाती रहूंगी। उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तभी कविता जी ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसने सौम्या के होश उड़ा दिए, तो फिर तुम उसे अपने साथ ही क्यों नहीं रख लेती कुछ दिनों के लिए? सौम्या कुछ क्षण के लिए बिल्कुल चुप रह गई थी। उसने हैरानी से पूछा, आप कहना क्या चाहती है चाची? कविता जी बोली, मेरा मतलब है कि तुम मुस्कान को अपने घर ले जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी। आखिर बात सिर्फ कुछ दिनों की ही तो है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। प्लीज बेटा, मना मत करना। कविता जी की ये बात सुनकर सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पहले से ही मुस्कान के अचानक वापस आने से असहज महसूस कर रही थी। ऐसे में अर्णव और मुस्कान का एक ही छत के नीचे रहना वो कैसे सहन कर पाएगी, ये सोच कर ही उसका दिल घबराने लगा था। लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले अर्णव ने ही साफ इनकार कर दिया, सॉरी आंटी, लेकिन हम मुस्कान को अपने साथ नहीं रख सकते। अगर कोई और मदद चाहिए तो जरूर बताइए, कविता जी ने लगभग विनती करते हुए कहा। ऐसे मना मत करो बेटा, मैं मानती हूँ कि मुस्कान ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे परिवारों के बीच एक रिश्ता है। उस रिश्ते की खातिर सही, अगर आज मेरी जगह मनीष जी अविनाश जी से ये बात कहते तो क्या वो कभी मना करते? कविता जी की बार बार की गई विनती आखिरकार असर कर गई। काफी समझाने के बाद अर्णव ने अनमने मन से कहा, ठीक है। सौम्या ने भी मुस्कान की सुरक्षा को देखते हुए उस फैसले को स्वीकार कर लिया और इसी वजह से मुस्कान को अपने साथ घर ले आए थे। फ्लैशबैक समाप्त हुआ। पूरी बात सुनने के बाद राधा जी ने थकान और चिंता से अपना सिर पकड़ लिया। वही अविनाश जी गंभीर स्वर में बोले, एक मिनट, मैं अभी मनीष जी से बात करता हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी ऐसी जिद नहीं करेंगे। अर्णव ने तुरंत कहा, पापा, ये जिद मनीष अंकल की नहीं है, ये मुस्कान की माँ की इच्छा है, और मनीष अंकल को तो अभी तक इस पूरी घटना के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन आंटी ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि वो एक बेहद जरूरी काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गए हैं और अभी उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। राधा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक वे वापस नहीं आते तब तक मुस्कान इसी घर में रहेगी? अर्णव और सौम्या दोनों ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। सौम्या धीरे से बोली, माँ, वो मेरी बहन है, हमारा उससे खून का रिश्ता है। ऐसे मुश्किल समय में हम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? राधा जी ने प्यार से उसकी तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मुस्कान सिर्फ तुम्हारी बहन होती तो चाहे जितने दिन तुम कहती, मुझे उसके यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन हम सब इस रिश्ते की सच्चाई जानते हैं, और ऐसी स्थिति में उसका इस घर में रहना और ऐसी स्थिति में उसका इस घर में रहना। राधा जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि अविनाशी ने गंभीर स्वर में कहा, राधा सही कह रही है बच्चे, सच कहूँ तो हमें भी मुस्कान का यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा। काफी देर से सबकी बातें सुन रहा अर्णव आगे बढ़ा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, मैं जानता हूँ कि आपको उसका यहाँ रहना क्यों ठीक नहीं लग रहा, लेकिन सिर्फ उस वजह से हम उसे खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकते। उसने चाहे जो भी किया हो, पर इंसानियत के नाते सोचिए, अगर मुस्कान की जगह कोई और लड़की होती
तो क्या हम उसकी मदद नहीं करते? और पापा, अगर मनीष अंकल आपसे यही मदद मांगेंगे तो क्या आप उन्हें मना कर पाते? सौम्या ने भी अर्णव का साथ देते हुए कहा, पापा, अर्णव बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। जैसे ही अंकल आंटी ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगे, मुस्कान उनके साथ चली जाएगी। राधा जी ने चिंता भरे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। मुस्कान के साथ जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अर्नब ने जवाब दिया, हमने उससे इस बारे में बात की थी, लेकिन वो अभी पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। उसका कहना है कि अंकल आंटी के लौटने के बाद ही वो शिकायत दर्ज करवाएगी। ये सुनकर न तो अविनाश जी संतुष्ट थे और न ही राधा जी, दोनों इस फैसले से सहमत नहीं थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। अविनाश जी अपनी पुरानी दोस्ती और रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। एक समय था जब उन्होंने मुस्कान को अपनी बेटी की तरह माना था। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद अर्णव और सौम्या सही कह रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें मुस्कान की कोई गलती नहीं थी। उसे मजबूरी में ये सब सहना पड़ा। शायद ये सब इन तीनों की किस्मत में लिखा था। लेकिन अब जब तक मनीष जी वापस नहीं आ जाते, तब तक हमें मुस्कान का ध्यान रखना होगा। राधा जी को अभी भी ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उनके मन में सबसे बड़ी चिंता अर्णव और सौम्या के रिश्ते को लेकर थी। लेकिन जब सबने एक ही बात कही तो उन्होंने भी अनमने मन से अपनी सहमति दे दी। बातचीत खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर आए तो मुस्कान दादी जी और साक्षी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे। दादी जी को मुस्कान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जबकि साक्षी लगभग पूरी सच्चाई जानती थी। इसीलिए वो लगातार उलझन में थे कि आखिर मुस्कान इस हालत में यहाँ क्या कर रही है। अर्नब ने एक नौकर को बुलाकर मुस्कान का सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया। राधा जी भी उसका हालचाल पूछकर अपने कमरे में चली गई। तभी मुस्कान धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करते बोली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ रहने की जगह दी। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो रही हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं अपने घर चली जाऊंगी। अविनाश जी ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से रहो और अपना ख्याल रखो। इतना कहकर वो भी अपने कमरे की ओर चले गए। अब केवल साक्षी थी जो अब भी हैरानी और उलझन भरी नजरों से सब कुछ देख रही थी। सौम्या ने उसकी ओर देखा और इशारे से समझाया कि वो बाद में उसे सब कुछ बता देगी। फिर सौम्या ने कहा, चलिए अब सब लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन अर्नव ने तुरंत मना कर दिया, मुझे भूख नहीं है। उसकी बात सुनकर मुस्कान भी बोली, मैं भी पहले फ्रेश होना चाहती हूँ। अर्नव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारा खाना वहीं भिजवा दूंगा। इसके बाद अर्नव अपने कमरे की ओर चला गया और मुस्कान भी नर्स की मदद से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सौम्या वहीं खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद वो किचन में गई, एक प्लेट में खाना लगाया और उसे लेकर ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि अर्नव बेड पर बैठा हुआ था। उसके कानों में हेडफोन लगे हुए थे और वो किसी गाने में खोया हुआ था। सौम्या धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई। जब अर्णव को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोली, हेडफोन उतार कर एक तरफ रख दिया, उसकी तरफ देखने लगा। सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, आपको गाने सुनना भी पसंद है? अर्णव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कभी कभी सुन लेता हूँ। फिर उसकी नजर सौम्या के हाथ में रखे प्लेट पर गई। उसने भावे चढ़ाते हुए पूछा, ये क्या है? सौम्या तुरंत बोली, अरे आपको जिस्मी का नंबर कब से आ गया? साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा क्या? अर्णव ने बनावटी गंभीरता से कहा, मजाक कर रही हो? सौम्या हंसते बोले, हाँ, लेकिन लगता है आपको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। अर्णव ने उसकी तरफ देखा तो वो शरारती अंदाज में बोली, क्योंकि आप बहुत खड़ूस हो। सौम्या ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, थोड़ा सा मुस्कुरा लेती तो कौन सी आपकी हाइट कम हो जाती। उसकी बात सुनकर अर्णव के होठों पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। फिर सौम्या ने खाने की प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी तो अर्णव बोला, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। सौम्या तुरंत बोली, हाँ हाँ, पता है कि आपको भूख नहीं है, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पेट में तो जैसे सैकड़ों चूहे दौड़ रहे हैं। फिर अगर मैं चक्कर खाकर गिर गई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊं? उसकी बात की रफ्तार देखकर अर्णव हंस पड़ा और बोला, अरे जरा ब्रेक तो लगाओ, जब कुछ खाया ही नहीं है तो इतनी बातें करने की ताकत कहाँ से आती है तुम्हारे अंदर? सौम्या ने गर्व से कहा, वो तो गॉड गिफ्टेड है। अर्नब मुस्कुराकर बोला, अच्छा, फिर नीचे सबके सामने तो बड़ी शांत और सीधी बनकर रहती हो, तब कहाँ चला जाता है तुम्हारा ये गॉड गिफ्ट? सौम्या ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया, हर जगह अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाहिए, नजर लग जाती है।
आप सवाल जवाब बंद करिए और जल्दी से खाना खाइए ताकि मैं भी खा सकूं। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। अर्णव ने कहा, तो खा लो ना, मैं नहीं खाऊंगा तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? सौम्या ने तुरंत कहा, ऐसे कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? आप मेरे दोस्त हो और जब एक दोस्त भूखा हो तो दूसरा चैन से कैसे खा सकता है? प्लीज़ मेरे लिए खा लीजिए। सौम्या की लगातार जिद के आगे आखिरकार अर्णव हार मान गया और उसके साथ खाना खाने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि सौम्या खुद कुछ नहीं खा रही है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अर्णव की नजरों का मतलब समझते हुए सौम्या झेप कर बोली, वो मैं दूसरी प्लेट लाना भूल गई, इसलिए बाद में खा लूंगी। उसकी बात सुनकर अर्णव ने बेबसी में अपना सिर पकड़ लिया। फिर उसने एक निवाला बनाकर सौम्या की तरफ बढ़ाया और उसे खाने का इशारा किया। सौम्या ने पहले थोड़ा नखरा दिखाया लेकिन फिर मुस्कुराते हुए वो निवाला खा लिया। उसी मुस्कान किसी काम से उनके कमरे की तरफ आई थी। कमरे के बाहर पहुंचकर उसकी नजर अर्णव और सौम्या पर पड़ी तो वो वहीं ठिठक गई। उसके साथ खड़ी नर्स भी सब कुछ देख रही थी। अर्णव और सौम्या के बीच बढ़ती नजदीकियां और सहज अपनापन मुस्कान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो दोनों को गौर से देखती रही, मन ही मन कुछ सोचने लगी। कमरे के अंदर अर्णव और सौम्या एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मुस्कान दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। उन्हें एक ही प्लेट से खाना खाते देखकर उसके मन में बेचैनी और बढ़ गई थी। तभी उसके साथ खड़ी नर्स ने पूछा, क्या हुआ मैम, अंदर नहीं जाना? नर्स की आवाज सुनकर मुस्कान अपनी सोच से बाहर आई। उसने अपने चेहरे के भाव नॉर्मल किए, फिर दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चली गई। उसे देखते ही अर्णव और सौम्या थोड़ा संभल कर एक दूसरे से दूर हट गए थे। मुस्कान हल्की मुस्कान के साथ बोली, सॉरी गाइस, कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? सौम्या तुरंत बोली, अरे नहीं, तुम यहाँ कैसे? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे फोन कर देती। डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा चलने फिरने से मना किया है, याद है ना? मुस्कान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पता है, दरअसल मुझे थोड़ा काम था, लेकिन अगर तुम लोग व्यस्त हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ। अर्णव ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ क्या काम था? मुस्कान बोली, असल में मेरे कमरे के बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा, मुझे नहाना था और तुम्हारा कमरा सबसे पास था, इसीलिए सोचा तुम्हारे कमरे का बाथरूम इस्तेमाल कर लूं। उसकी बात सुनकर अर्नब बोले, ओह, काफी समय से गेस्ट हाउस में कोई नहीं रुका है, शायद गीजर खराब हो गया होगा, मैं उसे कल ही ठीक करवा दूंगा। लेकिन अभी इतना कहकर अर्णव और सौम्या दोनों एक दूसरे की तरफ उलझन भरी नजरों से देखने लगे। उनकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कान ने पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मैंने शायद गलत समय पर आने की जिद तो नहीं कर दी? अर्नव बीच में उसकी बात काटते बोला, तुम साक्षी के कमरे में चली जाओ, मैं वहीं इंतजाम करवा देता हूँ। वैसे भी साक्षी का बाथरूम बड़ा है, वहां तुम्हें ज्यादा आराम रहेगा। अर्नव और सौम्या की आंखों के सामने अचानक शिमला वाले फार्म हाउस का वो ट्रांसपेरेंट बाथरूम घूम गया, जिसकी याद आते ही दोनों के चेहरे शर्म से लाल पड़ गए। मुस्कान ने कहा, हाँ मैंने पहले साक्षी के कमरे के बारे में ही सोचा था, लेकिन उसका कमरा यहाँ से काफी दूर है और तुम्हारा कमरा सबसे पास था, इसीलिए मैंने सोचा यहीं आ जाऊं। लेकिन तुम लोग ऐसे मना क्यों कर रहे हो? खैर कोई बात नहीं, मैं साक्षी के कमरे में चली जाती हूँ। सौम्या तुरंत बोली, नहीं मुस्कान, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हो, कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा जल्दी कर लेना प्लीज, काफी रात हो चुकी है और सुबह अर्नब की ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसीलिए। सौम्या की बात सुनकर मुस्कान ने दोनों की तरफ एक अजीब नजरों से देखा, फिर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकर अपने साथ लाए कपड़े उठाई और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। इस बीच अर्नव छत पर टहलने चला गया था और सौम्या बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मुस्कान बाहर आई। वो सौम्या से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि काफी देर हो चुकी है और अर्नव भी कमरे में नहीं है, इसीलिए वो वहां से चली गई। उसके जाते ही सौम्या ने अर्णव को मैसेज किया और अर्णव नीचे आकर सो गया। अगली सुबह से गाय की रस्मों की थकान सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। ऊपर से राज पिछली रात नेहा के साथ डिनर पर गया था और देर रात घर लौटा था, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। हालांकि उसके लिए पिछली रात बेहद खास रही थी, क्योंकि उसने नेहा के साथ कुछ बेहद खूबसूरत और यादगार पल बिताए थे। वो देर से उठा और जब नीचे आए तो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। राज हल्दी से बोला, आप लोग आराम से खाइए, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर मुस्कान से हो गई, जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। राज ने जल्दी में सॉरी कहा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुस्कान पर पड़ी वो वही ठिठक गया। मुस्कान ने उसे देखकर हल्के मुस्कान दी, मगर राज को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने 2 बार अपनी आंखें मली और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों की तरफ देखने लगा। फिर हैरानी से बोला, बड़ी माँ, क्या आपको भी यहाँ मुस्कान दिखाई दे रही है? और उसकी बात सुनकर राधा जी ने अपना माथा पकड़ लिया। तभी पीछे से आती हुई सौम्या बोली, सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको मुस्कान दिखाई दे रही है, क्योंकि वो सच में यहीं खड़ी है। राज के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है।
तभी अर्णव ऊपर से नीचे आया और बिल्कुल सामान्य अंदाज में दोनों के पास से गुजरते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अर्णव को इतना सहज देखकर राज को और भी झटका लगा। वो आंखें फाड़ कर अपने भाई को देखता रह गया था। अर्णव ने उसकी हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बोला, पहले जाकर फ्रेश हो जा और नीचे आकर नाश्ता कर ले, और फिर जाते समय रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। इतना कहकर अर्णव आराम से नाश्ता करने लगा। वही राज अब भी स्तब्ध खड़ा था। आखिर झटका लगना भी लाजमी था। सुबह सुबह अपने भाई की होने वाली एक्स पत्नी को घर में देखना और ऊपर से पूरे परिवार का ऐसा व्यवहार करना जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो, किसी को भी हैरान कर सकता था। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस के लिए निकले। कार अर्णव चला रहा था और राज उसकी बगल वाली सीट पर बैठा लगातार उसे घूरे जा रहा था। आखिर अर्णव ने तंग आकर कहा, कब तक ऐसे घूरता रहेगा? घर से निकले हुए 10 मिनट हो गए हैं। राज तुरंत बोला, क्या तुम मुझे ये बताने की कृपया करोगे कि मुस्कान सुबह सुबह हमारे घर में क्या कर रही थी? अर्णव ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कहानी बहुत लंबी है। राज ने जवाब दिया, मेरे पास पूरा वक्त है, अब बता भी दे कि आखिर चल क्या रहा है। अर्णव ने गहरी सांस ली और शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें उसे विस्तार से बतानी शुरू कर दी। राज ध्यान से सब कुछ सुनता रहा, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई उसके सामने आती गई उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा और उसकी नजरें अर्णव पर टिक गई। राज गुस्से से फटफड़ा और ऊंची आवाज में बोला, क्या तू पागल हो गया है? उस लड़की को हमारे घर में रहने की इजाजत कैसे दे सकता है? एक बार भी भाभी के बारे में सोचा तूने? अर्णव ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये फैसला मैंने अकेले नहीं लिया था, सौम्या और मैंने मिलकर लिया है। राज हिजलाकर बोला, अरे लेकिन भाभी तो बहुत भोली है, वो कभी किसी बात के लिए मना नहीं करेगी। पर क्या तुझमें भी जरा सी भी समझ नहीं है? अर्णव ने कहा, यार इसमें सौम्या को बीच में क्यों ला रहा है? उसका इससे क्या लेना देना है? राज तुरंत बोला, भूल मत, वो तेरी पत्नी है। अर्णव ने लंबी सांस लेकर कहा, जानता हूँ, लेकिन असल मायने में वो मेरी पत्नी नहीं है। तू भी जानता है कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है, और जहां तक मुस्कान की बात है, जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो मजबूर थी। अगर निकल बीच में नहीं आता तो आज हम दोनों साथ होते, लेकिन निकल ने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैंने अपनी टीम को उसके पीछे लगा दिया है। राजनीति के स्वर में पूछा, तो क्या अब तुम मुस्कान को सौम्या भाभी की जगह देगा? और फिर सौम्या भाभी का क्या होगा? राज का यह सवाल सुनकर अर्णव एक पल के लिए चुप हो गया। उसने राज की तरफ देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले ही पल उसने नजरें सड़क पर जमा ली और गाड़ी चलाने में खुद को व्यस्त दिखाने लगा। अर्णव की खामोशी ने राज को अंदर तक परेशान कर दिया। उसे मुस्कान का उस तरह घर में रहना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मुस्कान ने अपनी मजबूरियों की जो कहानी सुनाई थी वो भी राज के गले नहीं उतर रही थी। हालांकि फिलहाल उसने इस मुद्दे पर और बहस करना ठीक नहीं समझा। दोनों के बीच कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। तभी अर्णव का फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। अर्णव ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से मुस्कान की आवाज सुनाई दी। हेलो अर्णव, मैं मुस्कान बोल रही हूँ। मुस्कान की आवाज सुनते ही राज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था और वो अर्णव को घूरने लगा, लेकिन अर्णव ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ मुस्कान बोलो, और ये नया नंबर किसका है? मुस्कान ने जवाब दिया, मैंने नया फोन मंगवाया है, उसी से कॉल कर रही हूँ। दरअसल आज शाम मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? प्लीज, मेरे लिए अकेले जाना मुश्किल होगा। अर्णव ने एक नजर राज की तरफ देखा। राज जोर जोर से सिर हिलाकर उसे मना करने का इशारा कर रहा था। अर्णव बोला, सॉरी मुस्कान, लेकिन आज साहब मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम चिंता मत करो, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। मुस्कान लगभग विनती करते बोली, प्लीज अर्णव, मना मत करो, मुझे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। अकेले बाहर जाने में बहुत डर लग रहा है। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो प्लीज मेरे साथ चलो। अर्णव कुछ क्षण सोचता रहा और आखिरकार हामी भर दी। उधर मुस्कान खुश होकर फोन रख देती है, जबकि इधर राज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो तुरंत बोला, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, मुस्कान को मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, मेरे साथ भी वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। अर्णव ने कहा, लेकिन आज शाम तो तुम्हें नेहा के साथ शादी के कपड़ों की शॉपिंग पर जाना है ना, भूल गया क्या? राज बोला, कोई बात नहीं, मैं नेहा से कह दूंगा कि शॉपिंग बाद में कर लेंगे। अर्णव मुस्कुराकर बोला, क्यों बेवजह टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना, मैं चला जाऊंगा मुस्कान के साथ। ये सुनकर राज ने फिर से उसे घूरना शुरू कर दिया। तब अर्णव ने उसे शांत करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, रिलैक्स, मैं अकेला नहीं जाऊंगा बस। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में दोपहर का समय था। घर के लगभग सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। मुस्कान ने कुछ देर के लिए नर्स को छुट्टी दे दी और कमरे का दरवाजा बंद करके किसी को फोन मिला दिया। 2-3 घंटियां बजने के बाद सामने से कॉल रिसीव हुई। दूसरी तरफ से आवाज आई, जैसा प्लान किया था सब वैसे ही हुआ है ना? किसी को कोई शक तो नहीं? ये आवाज कविता जी की थी। मुस्कान उन्हीं से बात कर रही थी। मुस्कान बोली, नहीं माँ, किसी को कोई शक नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ है, लेकिन यहाँ सब लोग मेरे साथ बहुत अलग व्यवहार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस घर में किसी को भी मेरा यहाँ रहना पसंद आ रहा है। और आंटी अंकल शादी से पहले तो मुझे मुस्कान बेटा कहकर बुलाते नहीं थकते थे। हर वक्त यही कहते रहते कि भाई मैं जल्दी से इस घर की बहू बन जाऊं, लेकिन आज वही लोग मुझसे दूरी बनाकर रख रहे हैं। मुस्कान मायूस होकर बोली, माँ, यहाँ सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैं इस घर की
कोई अजनबी हूँ, कविता जी ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। जब कोई लड़की शादी से ठीक एक दिन पहले दूल्हे का घर छोड़कर भाग जाए तो लोगों का व्यवहार ऐसा ही होता है। मुस्कान तुरंत बोली, माँ आप जानती है ना कि मेरा भागना मेरी मजबूरी थी। कविता जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस कर अब झूठ बोलना। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे सच छिपा नहीं सकती। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ी। मुस्कान ने भावुक होकर कहा, थैंक यू सो मच माँ। आज मैं सिर्फ आपकी वजह से इस घर में हूँ, वरना अर्नब की जिंदगी में दोबारा लौटना मेरे लिए नामुमकिन था। कविता जी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन ध्यान रखना, जो गलतियां पहले कर चुकी है उन्हें दोबारा मत दोहराना। इस बार अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। तुझे अंदाजा भी है कि तेरे पापा से कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं? मुस्कान बोली, जानती हूँ माँ। आपने बहुत मुश्किल से पापा को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मनाया था। बस कुछ दिन और संभाल लीजिए, तब तक मैं इस घर में और अर्णव की जिंदगी में अपनी जगह फिर से बना लूंगी। वैसे भी अर्णव और सौम्या के बीच कोई असली रिश्ता नहीं है। कविता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जितना आसान तू समझ रही है ना उतना है नहीं। सौम्या अब उस परिवार का हिस्सा बन चुकी है। घर के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और इतने समय साथ रहने के बाद शायद अर्णव भी। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मुस्कान बेचैन होकर बोल पड़ी, प्लीज माँ ऐसा मत कहिए। मेरा अर्णव सिर्फ मुझे प्यार करता है, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। वो हमेशा मेरा ही रहेगा। कविता जी ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू और अर्णव फिर से एक हो जाओ, लेकिन याद रख, तेरे भागने का असली सच किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो राज खुल गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुस्कान आत्मविश्वास से बोली, डोंट वरी माँ, इस बार कोई गलती नहीं होगी। मुझे जो दूसरा मौका मिला है उसे मैं किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं दूंगी। अर्णव को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाकर ही रहूंगी। अब सवाल ये था कि आखिर माँ बेटी के बीच ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ था जिसे हर हाल में दुनिया से छिपाया जा रहा था? कौन सा सच था जो सामने आने पर सब कुछ बदल सकता था? क्या दोनों ने मिलकर कोई ऐसी योजना बनाई थी जिसका निशाना सौम्या थी? क्योंकि दोनों की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि अर्णव और मुस्कान फिर से साथ हो जाए, और ऐसा होने के लिए सौम्या को अर्णव की जिंदगी से दूर करना जरूरी था। दूसरी तरफ अर्णव के दिल में आखिर क्या चल रहा था? क्या उसके मन में अभी मुस्कान के लिए वही पुरानी भावनाएं थी, या फिर वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका था? कुछ देर बाद मुस्कान फिर अपनी माँ से बात करते हुए बोली, माँ सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन एक परेशानी है। सौम्या, आपने तो कहा था कि अर्णव से ठीक से बात तक नहीं करता, लेकिन यहाँ तो दोनों काफी सहज और करीब नजर आते हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार तो नहीं हो गया। कविता जी ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही है तू? अच्छी तरह जानती है कि अर्णव तुझे कितना चाहता था। मुस्कान बोली, हाँ माँ, लेकिन फिर भी। कविता जी ने सख्त लहजे में कहा, अब शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। अगर तुमने पहले मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। लेकिन नहीं, तू अपने जिद में अड़ी रही और उस निखिल के लिए सब कुछ छोड़कर चली गई। अब देख लिया ना उसने तेरे साथ क्या किया। मुस्कान की आंखें नम हो गई। वो बोली, सॉरी माँ, मुझे उसी दिन आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर ऐसा किया होता तो आज मेरी और अर्णव की शादी हो चुकी होती। कविता जी ने कहा, अब पछतावे से कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तो कोशिश कर कि अर्णव के दिल में तेरे लिए वही पुराना प्यार फिर से जाग जाए। अगर ऐसा हो गया तो अर्णव खुद तुझे अपना लेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कुछ देर और बात करने के बाद मुस्कान ने फोन रख दिया। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। तभी एक वर्कर उसके लिए कॉफी लेकर आई। मुस्कान धीरे धीरे कॉफी की चुस्कियां लेते हुए बीते दिनों की यादों में खो गई। उसकी आंखों के सामने पुरानी बातें तैरने लगी। उसे वो दिन याद आया जब शादी में सिर्फ एक दिन बाकी था। फ्लैशबैक। मुस्कान अपने कमरे में बैठी फोन पर निखिल से बात कर रही थी। निखिल की आवाज आई, तो आखिरकार कल तुम्हारी शादी अर्णव कपूर से हो ही रही है। मुस्कान मुस्कुराते बोली, यस बेबी, लेकिन तुम तो जानते हो ना मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। निखिल हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स डार्लिंग, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो। निखिल की बात सुनकर मुस्कान भावुक होकर बोली, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। निखिल मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू सो मच मुस्कान, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करने को तैयार हो। मुस्कान ने प्यार से जवाब दिया, आई लव यू टू निखिल, बस कल शादी हो जाए, फिर जैसे ही तुम्हारा काम पूरा होगा मैं उस अर्णव को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगी और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। निखिल बोला, हाँ मुझे भी उसी दिन का बेसब्री से इंतजार है। और मुझे माफ कर देना, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि अर्णव ने सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। उसने मुझे लोगों के सामने छोटा साबित कर दिया था। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम ये भी जानती हो कि अर्णव कपूर से टकराना आसान नहीं है, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी मदद कर रही हो, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द अर्णव अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखेगा। मुस्कान ने हामी भरते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेबी, मुझे भी अर्णव पर बहुत गुस्सा आया था। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था,
मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए इतने दिनों से उसके सामने प्यार का नाटक कर रही हूँ। कभी कभी तो लगता है कि ये सब आखिर कब खत्म होगा और मुझे इस झूठ से आज़ादी मिलेगी। निखिल बोला, बहुत जल्द बेबी, बस एक बार तुम्हारी और अर्णव की शादी हो जाए और तुम उस घर का हिस्सा बन जाओ। उसके बाद हम अपने प्लान के मुताबिक उन ज़रूरी कागज़ों पर अर्नव की साइन करवा लेंगे। फिर उसकी कंपनी, उसकी दौलत, उसकी पूरी संपत्ति, सब कुछ हमारा होगा और उसके बाद हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। जबकि अर्नव सड़क पर बैठकर अपनी बर्बादी पर आंसू बहाता रहेगा। इतना कहकर निखिल जोर-जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर मुस्कान कुछ पल के लिए असहज हो गई। उसने झिझकते हुए पूछा, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के बाद तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ दौलत के लिए मुझसे ये सब करवा रहे हो और जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तुम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही निखिल नाराज हो गया। वो बोला, मुस्कान कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अर्नव तो कभी कुछ समय पहले ही हमारी जिंदगी में आया है, लेकिन हम दोनों तो कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मुस्कान घबरा गई और जल्दी से बोली, नहीं निखिल, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। निखिल ने तीखे स्वर में कहा, तो फिर क्या मतलब था? अगर तुम्हें मेरा प्यार नाटक लगता है तो अभी इसी वक्त वहां से भाग जाओ। ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मेरी मदद करने की। मुस्कान तुरंत बोली, आई एम सॉरी निखिल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जैसे ही कल शादी हो जाएगी मैं हमारे प्लान पर काम शुरू कर दूंगी और जैसे ही अर्नव उन कागजों पर साइन कर देगा मैं वो सारे दस्तावेज तुम्हें दे दूंगी। फिर अर्नव से तलाक लेकर हम शादी कर लेंगे, है ना? निखिल का स्वर फिर नरम हो गया। वो बोला, यस बिल्कुल, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को भी तुम पर जरा सी भी शक नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब तुम अर्नव से उन कागजों पर साइन करवाओ। अगर उसे जरा भी भनक लग गई तो हमारी सारी मेहनत और पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मुस्कान आत्मविश्वास से बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अपने प्यार का ऐसा जादू चलाऊंगी कि अर्नव बिना कुछ सोचे समझे उन कागजों पर साइन कर देगा। निखिल खुश होकर बोला, गुड, अब तुम कल की शादी की तैयारी करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। बाय। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय, लव यू। इतना कहकर उसने फोन पर फ्लाइंग किस दी और कॉल काट दी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने कविता जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे काफी देर से वहां खड़ी होकर उसकी और निखिल की पूरी बातचीत सुन रही थी। मुस्कान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, माँ माँ, आप यहाँ कब आई? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, कविता जी गुस्से से चीख पड़ी, चुप, बिल्कुल चुप। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अभी तुम उसी घटिया निकल से बात कर रही थी ना, जिसे ढंग से बात करने तक की तमीज नहीं है। मुस्कान ने घबरा कर कहा, माँ प्लीज, आप निखिल के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती। ये सुनते ही कविता जी का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं? कविता जी का ये रूप देखकर मुस्कान बुरी तरह डर गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वो समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है। मुस्कान घबराकर सबसे पहले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। फिर वो कविता जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, माँ, आप अच्छी तरह जानती है कि मैं निखिल से कितना प्यार करती हूँ। मैं हमेशा से सिर्फ उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन आपको वो कभी पसंद नहीं आया। कविता जी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, लेकिन तूने ही तो कहा था कि तेरा उससे ब्रेकअप हो चुका है। तू उसे भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। क्या इसे आगे बढ़ना कहते हैं? मुस्कान तुरंत बोली, निखिल ने अपनी गलती की माफी मांग ली थी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कविता जी ने कटाक्ष करते हुए कहा, प्यार करता है? अगर प्यार करता होता तो तेरा इस्तेमाल नहीं करता। वो तुझे अन्ना को बर्बाद करने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मुस्कान ने विरोध करते हुए कहा, वो मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये प्लान हम दोनों ने मिलकर बनाया है। कविता जी हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? आखिर अर्णव ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो लड़का जो तुझसे सच्चा प्यार करता है और तू उसी के साथ धोखा करने की सोच रही है। मुस्कान ने सख्ती से कहा, मैं अर्णव से प्यार नहीं करती माँ। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि वो मुझे इतना प्यार करे। मैं ये सब सिर्फ निखिल के लिए कर रही हूँ। अर्णव ने निखिल की बेइज्जती की थी। कविता जी ने माथा पकड़ी और बोली, हे ऊपर वाले, उस लड़के ने मेरी बेटी पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है? उसे सही और गलत में फर्क ही दिखाई नहीं दे रहा। मुस्कान ने नाराज होकर कहा, प्लीज माँ, कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। कविता जी ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी तेरे पापा को सब कुछ बताती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन मुस्कान घबराकर तुरंत उनके सामने आ गई और उनका रास्ता रोक लिया।
माँ, आप क्या कर रही हैं? आप पापा को जानती नहीं है क्या? अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अविनाश अंकल उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से हैं। कविता जी ने गुस्से से कहा, और तू उन्हीं के बेटे के साथ इतनी नीच हरकत करने की सोच रही है? एक बार भी तुझे अपने पापा की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं आया? मुस्कान बोली, माँ आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अर्णव से तलाक ले लूँगी और ऐसा इंतज़ाम करूँगी कि पूरा दोष उसी पर जाए, मुझ पर नहीं। ये सुनकर कविता जी का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। कल तो चुपचाप अर्णव से शादी करेगी और अपने दिमाग से ये सारे बेवकूफ़ी भरे ख्याल निकाल देगी। शादी के बाद अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाएगी। अगर तूने कोई भी गलत कदम उठाया तो मैं खुद सबको तेरी सच्चाई बता दूंगी, फिर लोग तुझे जेल भेज देंगे और उस समय मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। मुस्कान ने हताश होकर कहा, नहीं माँ, ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं पूरी जिंदगी अर्णव के साथ नहीं बिता सकती। मैं सिर्फ निखिल से प्यार करती हूँ। कविता जी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तू समझ क्यों नहीं रही है? यही प्यार एक दिन तुझे बर्बाद कर देगा। हमने तुझे इतने प्यार और लाड से पाला है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमर्जी करती फिरे। अर्नब बहुत अच्छा लड़का है, उसका पूरा परिवार अच्छा है। उस घर में तू पूरी जिंदगी रानी की तरह रहेगी। उसका पूरा परिवार तुझे खुश रखेगा। मैं सिर्फ तेरी खुशियाँ चाहती हूँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। कुछ देर की चुप्पी के बाद मुस्कान बोली, ठीक है माँ, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। कविता जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुझ पर भरोसा कर रही हूँ कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। और अगर शादी के बाद तूने अर्णव के साथ कोई भी गलत खेल खेला तो मैं तेरे पापा की कसम खाकर कहती हूँ कि खुद तेरी सच्चाई सबके सामने लाकर खड़ी कर दूंगी। फिर तू और तेरा वो निखिल दोनों जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। उस दिन मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। माँ की ये चेतावनी सुनकर मुस्कान का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कविता जी ने अंतिम बार उसे देखा और बोली, अब शादी की तैयारियों पर ध्यान दे और मेरी बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही मुस्कान वही बिस्तर पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसके मन में गुस्सा, बेचैनी, उलझन का तूफान चल रहा था। वो जानती थी कि अगर उसने शादी कर ली तो शायद पूरी जिंदगी अर्णव के साथ ही बितानी पड़े। वो अपनी माँ को अच्छी तरह जानती थी। कविता जी ने जो कहा था वो करके भी दिखा सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल अब भी निखिल के लिए धड़कता था और वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती थी। मुस्कान के मन में तूफान मचा हुआ था। वो खुद को कोसते हुए सोच रही थी कि उसकी माँ ने तो उसका पूरा प्लान ही बर्बाद कर दिया। वो बड़बड़ाई, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। दरवाजा खुला छोड़कर निखिल से बातें करने लगी। अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखा होता तो माँ को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाते हुए सोच रही थी कि अगर कल उसकी शादी हो गई तो उसे पूरी जिंदगी अर्णव के साथ उसी घर में रहना पड़ेगा। और अगर शादी के बाद उसने अपने प्लान पर काम किया और माँ को इसकी भनक लग गई तो माँ सबके सामने सच्चाई उजागर कर देगी और फिर वो सचमुच जेल पहुंच सकती है। यह ख्याल आते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने दृढ़ निश्चय किया कि किसी भी कीमत पर उसे ये शादी रोकनी होगी, मगर कैसे? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो लगातार निखिल को कॉल कर रही थी, लेकिन निखिल उसका फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुस्कान झुझलाकर बोली, ये निखिल भी ना यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है और इसे फोन उठाने की फुर्सत नहीं। अब मैं क्या करूं? रात काफी हो चुकी थी। उसे पता था कि सुबह होते ही घर वाले शादी की तैयारियों में लग जाएंगे और फिर उसके पास कुछ भी करने का मौका नहीं बचेगा। वो बेहद परेशान और उलझन में थी। काफी देर तक सोचने और हर संभावना पर विचार करने के बाद आखिर उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने तुरंत अपना बैग निकाला और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मुस्कान ने तय कर लिया था कि वो इस शादी से भाग जाएगी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके इस फैसले से निखिल नाराज होगा, क्योंकि वो उनके बनाए प्लान के बिल्कुल उलट जा रही थी। लेकिन उसने सोचा कि वो निखिल को पूरी बात समझा देगी और फिर दोनों मिलकर अर्णव से बदला लेने का कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। आखिर अगर अभी शादी हो गई और निखिल हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, यही सोचकर उसने अपना बैग तैयार किया, अपने माता पिता के नाम एक चिट्ठी लिखकर कमरे में छोड़ दी और चुपचाप घर से निकल गई। वो सीधे निखिल के घर पहुंची। वहां मौजूद गार्ड उसे अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे रोक लिया। जब उसने निखिल के बारे में पूछा तो गार्ड ने बताया कि निखिल घर पर नहीं है। जब मैंने बार बार पूछा कि वो कहाँ गया है, क्योंकि उसे
उसे तुरंत बात करनी थी, लेकिन गार्ड के पास कोई जवाब नहीं था। ये सुनकर मुस्कान अपना बैग लेकर वहीं जमीन पर बैठ गई। गार्ड ने उसे समझाया कि वो घर लौट जाए और सुबह निखिल के आने पर उसे बात कर ले, लेकिन मुस्कान ने साफ कह दिया कि वो घर वापस नहीं जा सकती और यही उसका इंतजार करेगी। आखिरकार गार्ड ने उसे घर के अंदर जाकर बैठने की सलाह दी ताकि जैसे ही निखिल लौटे वो उसे मिल सके। मुस्कान उनकी बात मान गई और अपना सामान लेकर अंदर चली गई। रात काफी हो चुकी थी और पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। कोई नौकर भी आसपास नहीं था। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और अपने विचारों में खो गई। इंतजार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। जब सुबह उसकी नींद खुली तो काफी देर हो चुकी थी। वो घबराकर उठ बैठी, लेकिन निखिल अभी तक घर नहीं लौटा था। उसने तुरंत अपना फोन चेक किया। निखिल की तरफ से ना कोई कॉल था और ना ही कोई मैसेज, लेकिन उसके घर से ढेरों मिस्ड कॉल और मैसेज आ चुके थे। खासकर उसकी माँ के। ये देखकर वो समझ गया कि अब तक सभी को उसके घर छोड़कर जाने की खबर मिल चुकी होगी। वो उठी और सोची कि एक बार फिर बाहर जाकर गार्ड से निखिल के बारे में पूछे, लेकिन उससे पहले उसे फ्रेश होना था। क्योंकि वो पहले भी कई बार निखिल के घर आ चुकी थी और वहाँ का हर कोना अच्छी तरह जानती थी। इसीलिए बिना किसी परेशानी के वो सीढ़ियाँ चढ़कर निखिल के कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी उसकी आंखों में हल्की नींद बाकी थी। वो धीरे धीरे कमरे तक पहुंची और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, चेहरा सन्न पड़ गया और वो ही जड़ होकर खड़ी रह गई। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था जिसने उसकी दुनिया ही हिलाकर रख दी थी। हाउ डे यू! मुस्कान की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी थी। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था जिसने उसके होश उड़ा दिए थे? क्या निखिल सचमुच कमरे में मौजूद था? अगर था तो फिर वो उससे मिलने नीचे क्यों नहीं आया? गार्ड ने उसे झूठ क्यों कहा कि निखिल घर पर नहीं है? क्या वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहा था या फिर कमरे के अंदर कोई और ही खेल चल रहा था? सच्चाई इससे भी ज़्यादा दर्दनाक थी। निखिल कमरे में था, लेकिन अकेले नहीं, वो किसी दूसरी लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर था। सौम्या की तेज आवाज़ सुनते ही दोनों की नींद उड़ गई। जैसे ही निखिल की नज़र दरवाजे पर खड़ी मुस्कान पर पड़ी, उसका चेहरा उड़ गया और वो घबराकर तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हो गया। दूसरी लड़की भी हड़बड़ाकर अपने कपड़े ढूंढने लगी। ये नज़ारा देखकर मुस्कान का गुस्सा और दर्द दोनों फूट पड़े। वो चीखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं पूरी रात नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम यहाँ इस लड़की के साथ थे। कौन है ये लड़की? निखिल घबराकर बोला। मुस्कान प्लीज़ पहले मेरी बात सुनो। लेकिन मुस्कान का सब्र टूट चुका था। वो रोते हुए बोली, क्या सुनूं मैं? यही कि तुम्हारा प्यार झूठ था। जो सपने तुमने मुझे दिखाए थे वे सब झूठ थे। तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। मैं वहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए किसी और से शादी करने को तैयार थी और तुम यहाँ किसी दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे थे। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? मुस्कान की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे शांत करने के बजाय निखिल ने उसे सवाल करना शुरू कर दिया। वो बोला, रुको एक मिनट, तुमने अभी शादी की बात की। आज तो तुम्हारी शादी थी ना अर्णव के साथ? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त तुम्हें तो मंडप में होना चाहिए था। ये सुनकर मुस्कान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो तेजी से उसके पास गई और जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दिया, लेकिन ये अपमान निखिल से सहन नहीं हुआ। गुस्से में उसने भी पलटकर मुस्कान को थप्पड़ मार दिया। वो चीखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? थप्पड़ की ताकत इतनी थी कि मुस्कान जमीन पर गिर पड़ी। अब वो पहले से भी ज्यादा रोने लगी। इसी बीच वो अनजान लड़की मौका देखकर वहां से निकल गई। कमरे में अब सिर्फ निखिल और मुस्कान रह गए थे। निखिल उसके सामने बैठ गया और उसके कंधों को पकड़कर गुस्से में झकझोरते हुए बोला, बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारी शादी थी। अगर शादी नहीं हुई तो क्या तुम हमारा प्लान भूल गई? मुस्कान डरते डरते बोली, मैं कल रात घर से भाग आई हूँ। ये सुनते ही निखिल सन्ने रह गया। क्या? लेकिन क्यों? कांपती आवाज में मुस्कान ने उसे अपनी माँ के साथ हुई सारी बातचीत और पूरी सच्चाई बता दी। निखिल ध्यान से सब सुनता रहा, लेकिन पूरी बात जानने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया। मुस्कान ने नम आंखों से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। लेकिन निखिल ने तिरस्कार से कहा, तो सिर्फ इस वजह से तुम भाग गई? सच में तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुमने हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या किया है? मुस्कान ने रोते हुए कहा, अगर मैं शादी कर लेती तो हमेशा के लिए अर्णव के साथ फंस जाती। फिर हम कभी एक नहीं हो पाते। निखिल ने बेरुखी से जवाब दिया, तो क्या हो जाता? रह लेती उसके साथ पूरी जिंदगी, बाद में कुछ सोच लेते। ये सुनकर मुस्कान को यकीन नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जिससे वो प्यार करती थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, निखिल ये तुम कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? फिर उसकी नज़र उस बिखरे
वो भी बिस्तर पर गई और वो बोली, और जो मैंने अभी देखा उसके बाद तो मुझे तुम पर गुस्सा करना चाहिए। निखिल ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अगर मैं उस लड़की के साथ था तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसी तो हर रोज नई लड़की मेरे घर आती है। तुम्हें क्या लगता था सिर्फ तुम ही मेरे लिए काफी हो? नहीं बेबी, तुम तो बहुत ना समझ निकली। निखिल की ये बात सुनकर मुस्कान की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। काँपती आवाज़ में वो सिर्फ़ इतना ही कह पाई, तो इसका मतलब तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारे प्यार में पागल थी और तुमने मुझे अपने मतलब के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मुस्कान की आँखों से आँसू लगातार बह रहे थे। वो टूटे हुए दिल के साथ निखिल को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार थी और तुम यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ ऐश कर रहे थे। छी! अब तो मुझे खुद से नफ़रत होने लगी है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुमसे अच्छा तो अर्नव है। उसे मुझसे मिले अभी कुछ ही महीने हुए, लेकिन वो दिल से मेरी परवाह करता है। उसने कभी मेरी बेइज्जती नहीं की। ये सुनते ही निखिल के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। वो बोला, तो जाओ ना, जाकर उसकी गोद में बैठ जाओ। वैसे भी तुम मेरा पूरा प्लान खराब कर चुकी हो। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। निखिल की बातें सुनकर मुस्कान का दिल और भी टूट गया। वो काँपती आवाज़ में बोली, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुम एक नंबर के झूठे हो और तुम्हारा प्यार भी झूठा था। माँ ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो। तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। काश मैंने उसी वक़्त उनकी बात मान ली होती, तो आज तुम्हारे सामने इस तरह टूट कर खड़ी नहीं होती। निखिल ने उसकी बात सुनकर व्यंग से हंसते हुए कहा, ओ प्लीज़ मुस्कान, ये मासूम बनने का नाटक बंद करो। पूरे कॉलेज को पता था कि तुम्हारे कितने अफेयर्स रह चुके हैं। मैं ही था जो तुम्हारे साथ टिका रहा। अगर तुम्हें मुझसे लगाव हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती? सच तो यह है कि तुम्हारी फैमिली ने जब मुझे रिजेक्ट किया था उसी दिन मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी अर्नव कपूर से तय हो रही है और मुझे उस अर्नव से अपना पुराना हिसाब बराबर करना था। फिर मुझे लगा कि तुमसे बेहतर मोहरा मुझे नहीं मिल सकता, इसीलिए मैं दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में लौटा और तुम्हें अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। ये सुनकर मुस्कान का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि जिस प्यार को वो सच्चा समझती रही, वो दरअसल एक सोची समझी चाल थी। तभी अचानक निखिल कुछ सोचते बोला, रुको, तुम शादी से भाग आई थी, मतलब शादी टूट गई होगी। अगले ही पल उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। वाह, द ग्रेट बिजनेसमैन अर्नव कपूर की शादी टूट गई। इस वक्त मीडिया में उसके परिवार की खूब बेइज्जती हो रही होगी। मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ये कहते उसने तुरंत टीवी ऑन कर दिया। लेकिन अगले ही पल टीवी पर जो खबर चल रही थी उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। न्यूज़ एंकर बता रहा था कि मशहूर बिजनेसमैन अर्नव कपूर की आज बेहद शाही और भव्य शादी संपन्न हो गई है और पूरा शहर इस शादी की चर्चा कर रहा है। खबरों में शादी की शानदार झलकियां दिखाई जा रही थी। ये सुनते ही निखिल गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने रिमोट उठाकर ज़मीन पर दे मारा। ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम यहाँ हो तो अर्णव की शादी किससे हुई? उसने गुस्से में मुस्कान की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन मुस्कान खुद भी ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गई थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो बुदबुदाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्णव की शादी हो गई, लेकिन किससे और कैसे? आज तो हमारी शादी थी। मेरे बिना ये शादी कैसे हो सकती है? उसके दिल में अचानक बेचैनी और घबराहट भर गई। नहीं, मैं अर्णव को नहीं खो सकती। मुझे उससे मिलना होगा। मुझे ये शादी रोकनी होगी। उसकी बात सुनकर निखिल के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो बोला, शादियाँ तब रोकी जाती है जब वे होने वाली हो, लेकिन शायद तुमने खबर ठीक से नहीं सुनी। अर्णव कपूर की शादी हो चुकी है। हाँ, एक बात जरूर है कि न्यूज वाले दुल्हन का चेहरा नहीं दिखा रहे। हर वीडियो में उसने घूंघट ओढ़ रखा है। लेकिन अब मुस्कान के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वो घबराकर बोली, मैं आज ही अर्णव से बात करूंगी, वो सब ठीक कर देगा। मैं उसे नहीं खो सकती। निखिल ने जोर से हंसते हुए कहा, कमाल है, अभी कुछ मिनट पहले तक तुम मुझे घटिया इंसान कह रही थी और मेरे लिए रो रही थी। कल तक जिस अर्णव की शक्ल तक देखना तुम्हें पसंद नहीं थी, जिसे तुम धोखा देने में लगी हुई थी, अब उसी को पाने के सपने देखने लगी हो। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो। कम से कम मैं तुम्हारी तरह दोहरा चेहरा नहीं रखता। मुस्कान उसकी बातें सुनकर खामोश रह गई। निकल फिर बोला, तुम कुछ मत बोलो तो ही अच्छा है। यहाँ अगर कोई स्वार्थी और मतलबी है तो वो सिर्फ तुम हो। लोग सही कहते हैं कि किसी चीज की असली कीमत हमें तब समझ आती है जब वो हमारे हाथों से निकल जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी में कोई कमी हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। ऐसे ही नई और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए स्टोरी हब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।